जी स्टूडेंट, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट क्या है। थोड़ा सा लास्ट लेक्चर हम रिवाइज करते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था कि अगर हम एक जर्नल रिएक्शन कंसिडर करें जिसमें ए रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन हम यहाँ पर किस तरह से लेंगे, ग्राफ की मदद से हमने एक्सप्लेनेशन देखी थी। यहाँ पर टाइम लिया था और यहाँ पर हमने कंसंट्रेशन ऑफ R इज फॉर रिएक्टेंट्स, ठीक है। यहाँ पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ली थी। जब अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था तो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन क्या थी, हाई थी, ठीक है। और जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट हुआ रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन कम होना शुरू हुई और वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते होते लाइन हमारी जीरो को टच कर गई। जीरो को टच करने का क्या मतलब है कि रिएक्शन कंप्लीट हो गया, ऑल द रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स, तो हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो गया। तो रेट ऑफ रिएक्शन हमने यहां से क्या स्टडी किया था कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। ये चीजें हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी। तो स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ मास एक्शन हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है कि रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ अ गिवन रिएक्शन is directly proportional to the active masses of the reactant. Law of mass action के according rate of reaction is directly proportional to the active mass of reactant, or you can say rate of reaction is directly proportional to the product of active masses of reactants when more than one reactant is present in your equation। यानी अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो फिर लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव masses ऑफ रिएक्टेंट्स दैट आर टेकिंग पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अब यहां पर एक चीज और हम ऐड करेंगे कि रिएक्टेंट ए जो है इसके कितने नंबर ऑफ मोल्स या मॉलिक्यूल्स जो हैं वो रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो ये जो स्मॉल ए जो कोफिशिएंट है इन द इक्वेशन, ये रेट एक्सप्रेशन में एक्सपोनेंट बन जाता है इस तरह से, ठीक है। और इसी तरह से हम इस इक्वेशन में देखें, रिएक्टेंट ए का स्मॉल ए आएगा, रिएक्टेंट बी का स्मॉल बी आएगा, तो ये दोनों ही इस एक्सप्रेशन में ए और बी इनकी पावर्स बन जाएंगे, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि मैंने कहा था अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव masses ऑफ रिएक्टेंट्स। अब ये एक्टिव masses क्या है, बेसिकली हमने ये सिंपल क्यों नहीं कह दिया मास ऑफ रिएक्टेंट, या इस तरह से हमने एक्टिव masses का वर्ड क्यों यूज किया। स्टूडेंट्स, दरअसल जब रिएक्टेंट्स जो है वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होना चाहते हैं तो वहां पर एक एनर्जी बैरियर होता है, ठीक है। हम जानते हैं ये रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है, ये लो एनर्जी पे हैं और ये प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होने के लिए एक एनर्जी बैरियर से गुजरते हैं, ठीक है, जिसे हम एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कहते हैं। ये रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कब कन्वर्ट हो सकते हैं, जब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के दरमियान इफेक्टिव कोलिजन हो, ठीक है। इफेक्टिव कोलिजन की वजह से रिएक्टेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं। जब इफेक्टिव कोलिजन होगा तो ये इस एनर्जी को मीट करेंगे और फिर ये प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम कंसिडर करेंगे कि इस केस के अंदर कितना रिएक्टेंट उसकी कितनी कंसंट्रेशन अवेलेबल है टू रिएक्ट, ठीक है। सॉल्यूशंस के केस में हम बेसिकली एक्टिव masses को कंसंट्रेशन से रिलेट करते हैं कि कितना कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, कितनी अमाउंट है रिएक्टेंट्स की सॉल्यूशन के अंदर। तो हम बेसिकली एक्टिव मास को किससे रिलेट करेंगे, कंसंट्रेशन से। ये स्क्वायर ब्रैकेट्स जो हैं दैट इज इंडिकेटिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है। ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स को कह रही है और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की यूनिट हम यहाँ पर क्या लेंगे, मोल पर डीएम क्यूब, ठीक है। ये हम इसके यूनिट्स कंसिडर करेंगे। स्टूडेंट्स, अब ये जो आपके पास फॉर्म आई है यहाँ पर देखें, आप किन दो चीजों को आपस में इनका रिलेशन स्टडी करें, रेट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। इसी तरह से ये
अब हम इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को जब इक्वालिटी में चेंज करेंगे तो फिर हमारे पास हमेशा हम क्या लगाते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं। तो देखें जब हम कांस्टेंट लगाएंगे तो फिर क्या होगा, रेट विल बी इक्वल टू, अब ये जो कांस्टेंट लगाना है, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जब भी इक्वालिटी में चेंज होता है तो कांस्टेंट लगता है। अब ये के कांस्टेंट आया है, ये के कांस्टेंट क्या कहलाएगा, दैट इज बेसिकली द स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। आप इसको के से डोनेट करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट को हम वेलोसिटी कांस्टेंट भी कहते हैं और इसका दूसरा नाम इसे खाली रेट कांस्टेंट भी कहते हैं। तो 3 नाम हो गए हमारे पास इसके। आपको एग्जाम में रेट कांस्टेंट पूछा जाए, वेलोसिटी कांस्टेंट पूछा जाए, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट पूछा जाए तो ये तीनों चीजें क्या होंगी, सेम होंगी। दैट विल बी दिस के, ठीक है। तो के हमने क्या कहा, के इज द स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, ऐसे ही हो गया। और ये जो हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन आया है या इक्वेशन आई है, इसे क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज रेट लॉ, ठीक है। और इसे आप रेट इक्वेशन भी कहते हैं, ठीक है। किसी भी केमिकल रिएक्शन की जब आप इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं तो हम क्या कहते हैं, हमने इस इक्वेशन का रेट लॉ या रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखा है या रेट इक्वेशन हमने इसकी मेंशन की है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब इस रेट इक्वेशन से अगर हम स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट को डिफाइन करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे, डेफिनेशन देखते हैं। अगर इस फॉर्मूला को या इस इक्वेशन को मैं रीअरेंज करूं तो मेरे पास कुछ इस तरह से के आएगा, के विल बी इक्वल टू रेट ओवर कंसंट्रेशन ऑफ या एक्टिव मैसेस ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है। अब इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग मैं स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट को डिफाइन करने लगी हूं। तो हम कैसे करेंगे, द proportionality constant that relates rate of reaction and concentration of reactants is called specific rate constant और यू कैन से वेलोसिटी कांस्टेंट, ठीक है। एक डेफिनेशन इसकी ये आ गई जो कि हमने रेट लॉ को रीअरेंज करके बनाई है। दूसरी इसकी डेफिनेशन हमें कैसे मिल सकती है स्टूडेंट्स, अगर हम सपोज करें, सपोज दैट कि जो रिएक्टेंट्स हमारे पास हैं उनकी कंसंट्रेशन जो है, रिएक्टेंट ए की कंसंट्रेशन हो जाए 1 मोल पर डीएम क्यूब, ठीक है। और इसी तरह से रिएक्टेंट बी की कंसंट्रेशन भी हम ले लें 1 मोल पर डीएम क्यूब। तो ये वैल्यू जो है ये 1 हो जाएगी, तो फिर स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट विल बी इक्वल टू द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो सेकंड डेफिनेशन हमारे पास, मैं डेफिनेशन 2 लिख देती हूं। डेफिनेशन 2 वो हमारे पास क्या आएगी, द specific rate constant is equal to or is the rate of reaction when concentration of reactants आर इन यूनिटी, ठीक है। जब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की इनकी वैल्यू 1 होगी, यूनिटी कब होगी, जब हम इन्हें 1 मोल पर डीएम क्यूब लेंगे, ठीक है। तो फिर
हम k को किस तरह से कह सकते हैं कि k विल बी इक्वल टू द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ये इसकी सेकंड डेफिनेशन आ गई है कि जब रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन हम 1 मोलर लेंगे, यूनिटी लेंगे, तो फिर k विल बी इक्वल टू द रेट ऑफ रिएक्शन। आइए स्टूडेंट्स फर्दर डिस्कस करते हैं कि k की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये क्यों इतना स्पेशल है, ये हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है इस रिलेशन के बारे में। आइए देखते हैं जी। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेट कांस्टेंट में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसकी वैल्यू के बारे में। आप कह सकते हैं वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट दैट इज k इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट रिएक्शंस। यानी एक केमिकल रिएक्शन जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं उसके लिए k की एक स्पेशल वैल्यू होगी। आप ये नहीं कह सकते कि हर केमिकल रिएक्शन के लिए एक ही k की वैल्यू हम कंसिडर करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है। k इज कांस्टेंट फॉर ओनली फॉर अ गिवन केमिकल रिएक्शन। ठीक है, और डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस की डिफरेंट k की वैल्यूज होंगी जो कि कांस्टेंट होंगी। ठीक है, सेकंड हम देखते हैं वैल्यू ऑफ k अगर ज्यादा हो, वैल्यू ऑफ k लार्ज हो, तो फिर हमें क्या पता चलता है कि हमारा रिएक्शन जो है दैट वाज फास्ट। फास्ट इज द रिएक्शन। और अगर इसकी वैल्यू जो है वो स्मॉल आएगी तो फिर रिएक्शन क्या होगा? अंडरस्टूड सी बात है, स्लो रिएक्शन होगा या रेट ऑफ रिएक्शन विल बी स्लो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें, एट फिक्स्ड टेम्परेचर value of k is constant and characteristic of given reaction। वो आपसे क्या थर्ड बात कर रहे हैं कि फिक्स टेम्परेचर पे वैल्यू ऑफ k एक गिवन रिएक्शन की क्या होगी? कांस्टेंट होगी और वो उसका कैरेक्टरिस्टिक शो करी होगी, यानी वो उसके लिए स्पेसिफाई होगी बेसिकली। लास्ट इसका पॉइंट हम देखते हैं, इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर बट do not depend on concentration of reactants। concentration of reactants पे इसकी वैल्यू डिपेंड नहीं करेगी। किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे अबाउट द रेट कांस्टेंट के। ठीक है, फर्दर स्टूडेंट्स अगर हम यूनिट्स की बात करें कि रेट कांस्टेंट के यूनिट क्या हैं, तो स्टूडेंट्स रेट कांस्टेंट के यूनिट हम रेट एक्सप्रेशन, ये जो रेट लॉ है या रेट इक्वेशन है, इसमें इससे हम डिटरमिन कर सकते हैं यूनिट्स ऑफ के। ठीक है, लेकिन रेट इक्वेशन हमारे पास उसकी इंफॉर्मेशन तब पूरी होती है जब हमें पता हो कि एक केमिकल इक्वेशन का या एक केमिकल रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन स्टूडेंट्स अभी हम कुछ देर में डिस्कस करेंगे, फिर आपको क्लियर होगा कि यूनिट्स ऑफ के जो है रेट एक्सप्रेशन से हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की मदद से किस तरह से निकालते हैं। हर रिएक्शन के लिए यूनिट्स ऑफ के जो होंगे वो डिफरेंट होंगे क्योंकि उसका रेट एक्सप्रेशन या रेट इक्वेशन डिफरेंट होगी, उसका ऑर्डर डिफरेंट होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हम फाइनली डिफरेंशिएट करते हैं व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन and rate constant that is k और rate of reaction को हम r से भी डोनेट करते हैं। इन दोनों में डिफरेंस हमने करना है। स्टूडेंट्स आपकी बुक की एक्सरसाइज में भी ये क्वेश्चन है कि डिफरेंशिएट बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड
रेट कांस्टेंट, ठीक है। तो सबसे पहले हम इनकी डेफिनेशंस की तरफ आते हैं कि ये क्या है। रेट ऑफ रिएक्शन, इट इज द स्पीड एट विच reactants are converted into products। यानी स्टूडेंट्स आप सिंपल कह सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन हमें रिएक्शन की स्पीड बताता है कि हमारा रिएक्शन जो है वो कितनी तेजी से हो रहा है, जबकि रेट कांस्टेंट क्या है, इट इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इन रेट लॉ, ठीक है, या रेट इक्वेशन में ये क्या था, कांस्टेंट था, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट था, ठीक है। सेकंड पॉइंट स्टूडेंट्स, ये रेड से कर देती हूं ऐसे। सेकंड पॉइंट में हम इसके एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखेंगे कि रेट को हम किस तरह से कहते हैं, दैट इज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पर यूनिट टाइम, इस तरह से। और यहां पर क्योंकि हमने कहा था कि रेट लॉ में ये कांस्टेंट है, इस तरह से अगर मैं लिखूं तो K को आप किस तरह से लिख सकते हैं, K इज रेट ओवर एक्टिव मैसेज ऑफ रिएक्टेंट, इस तरह से। तो ये इसके क्या आ गए, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आ गए। थर्ड पॉइंट की तरफ जाते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स on the concentration of reactants, ठीक है। यानी रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट दैट मूवमेंट, एक स्पेसिफिक मूवमेंट पे या एक स्पेसिफिक इंस्टेंट पे रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन कितनी है वो इफेक्ट करती है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ठीक है, ज्यादा होगा या कम होगा। जबकि रेट कांस्टेंट जो है इट रेफर्स टू द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर टेकन एज यूनिटी। जब रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन हम यूनिटी लेते हैं या 1 मोलर लेते हैं तो फिर K कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं, दैट इज द बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। जो रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू होगी वही हम K की वैल्यू कंसिडर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अब हम देखते हैं, द वैल्यू ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस with progress of reaction, यानी जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करता जाता है, कंप्लीशन की तरफ मूव करता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू क्या होती है, कम होती जाती है। जबकि रेट कांस्टेंट, उसके आपको वर्डिंग से ही पता चल रहा है, इट्स अ कांस्टेंट वैल्यू। तो इसका मतलब है कि थ्रू आउट द रिएक्शन इसकी वैल्यू जो है वो कम या ज्यादा नहीं होगी, वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। इट इज अ constant quantity and do not change with the progress of reaction, ठीक है। ये हमने 4 पॉइंट्स देख लिए डिफरेंशिएशन के, रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट के, ठीक है। ये भी मैंने आपको बताया था एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है इस टॉपिक से रेलिवेंट। इसी तरह से स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 2। रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस एवरी मूवमेंट बट रेट कांस्टेंट K इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी इन गिवन कंडीशंस। वो आपसे कह रहे हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन की जो वैल्यू है वो तो कंटिन्यूसली डिक्रीज करती जाती है, जबकि रेट कांस्टेंट जो है उसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है। उसका आंसर स्टूडेंट्स आप सिंपल यहां पर दे सकते हैं। मैं इधर 2 पोर्शंस बना रही हूं, रेट का फॉर्मूला और यहां पर रेट कांस्टेंट, इस तरह से। वैसे तो यहां पर भी मेंशन है, ठीक है। अब देखें
रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू क्यों चेंज होती है थ्रू आउट द रिएक्शन, उसकी वजह यह है कि मैंने जैसे ग्राफ आपको स्टार्ट में भी ड्रॉ करके दिखाया था कि इनिशियली रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है। ये हमारे आगे हैं रिएक्टेंट्स और ये टाइम। जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है तो रिएक्टेंट्स किस में कन्वर्ट होते जा रहे हैं, प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो उनकी जब कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, यानी डेल्टा एक्स की वैल्यू कम होती जाएगी, तो रेट की वैल्यू भी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। अब अगर आप रेट कांस्टेंट में देखें, ये रेट कांस्टेंट है कि अब ये किसके इक्वल है, रेशियो ऑफ रेट एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अब दो चीजें स्टूडेंट्स, हमने कहा था कि जैसे जैसे टाइम गुजरेगा तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स उसकी वैल्यू भी कम होती जाएगी और रेट ऑफ रिएक्शन वो भी कम होता जा रहा है। तो रेट कांस्टेंट है ही इन दोनों की रेशियो। जब दोनों वैल्यूज साइमल्टेनियसली इक्वल इंटरवल के साथ चेंज हो रही हैं तो फिर के की वैल्यू पे तो कोई फर्क ही नहीं आएगा, वो तो कांस्टेंट रहेगी। एग्जांपल देखें, अगर देखें एक इंस्टेंट पे रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू क्या है, 8 है और रिएक्टेंट्स की वैल्यू क्या है, 4 है, ठीक है। तो अगर आप इसे सिंप्लीफाई करें तो आपके पास क्या आंसर आता है, 2, ठीक है। इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर कुछ देर बाद रेट की वैल्यू, क्योंकि हमने कहा था कम होगी ना, 4 रह जाए, ठीक है, और यहां पर नीचे क्या हो, 2 हो जाए, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स की वैल्यू क्या आ जाए, 2 आ जाए, तो अगर हम इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो तब भी रेट कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स्ड रही, ठीक है। तो यहां से हमने जस्टिफाई किया है कि रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू क्यों थ्रू आउट द रिएक्शन जो है वो डिक्रीज होती है और के की वैल्यू क्यों कांस्टेंट रहती है। तो ये क्वेश्चन जस्टिफाई हो गया, ठीक है। स्टूडेंट्स आइए हम फर्दर डिस्कस करते हैं व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जैसे हमने स्टार्ट में कहा था कि आज हम 2 टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये दोनों रिलेट कर रहे हैं आज का जो हमने कॉन्सेप्ट समझा है, इसीलिए हमने इसको इसी लेक्चर में इंक्लूड किया है। तो देखते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। जी स्टूडेंट्स, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपके सामने ये 2 डेफिनेशंस गिवन है। The number of reacting molecules whose concentration alter as a result of the chemical change is called order of reaction। यानी वो आपको फर्स्ट डेफिनेशन से क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बेसिकली हमें रिएक्शन मैकेनिज्म की इंफॉर्मेशन देता है कि रिएक्टेंट के कितने मॉलिक्यूल जो हैं वो आपस में रिएक्ट करते हैं और एक केमिकल चेंज आता है, ठीक है, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। तो उन नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल से हम डिसाइड करते हैं व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। या सिंपल वे में, सिंपल डेफिनेशन अगर हम देखें, द सम ऑफ ऑल द एक्सपोनेंट टू विच द कंसंट्रेशन इन द रेट इक्वेशन आर रेज्ड इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यानी वो आपसे कह रहे हैं कि रेट इक्वेशन, अगर मैं यहां पर आपके सामने रेट इक्वेशन मेंशन करूं, ए और बी रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है, ये प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होंगे इस तरह से, ठीक है। अब रेट इक्वेशन इनकी लिखते हैं, रेट इज इक्वल टू कांस्टेंट के, ठीक है, रेट कांस्टेंट, और फिर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए रेज टू पावर ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी, और इसका एक्सपोनेंट क्या होगा, बी। सेकेंड डेफिनेशन स्टूडेंट्स हमें रेट इक्वेशन से जस्टिफाई कर रही है, इसकी एक्सप्लेनेशन है बेसिकली द सम ऑफ ऑल द एक्सपोनेंट टू विच द कंसंट्रेशन इन रेट इक्वेशन आर रेज्ड। अब यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट बातें, एक तो उन्होंने सिंपल आपको कहा है कि अगर आप एक्सपोनेंट्स का सम ले लें तो आपके पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। यानी अगर मैं यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मेंशन करना चाहूं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो वो क्या होगा कि रेट एक्सप्रेशन में, रेट लॉ में जोन से रिएक्टेंट्स मेंशन हैं, उनकी एक्सपोनेंट्स की वैल्यू को जब आप एडअप करेंगे तो ये क्या कहलाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाएगा, ठीक है। दूसरी बात यहां पर लिखा हुआ है द सम ऑफ ऑल द एक्सपोनेंट्स, ये तो हमने एक्सप्लेन कर दिया, टू विच द कंसंट्रेशन इन द रेट इक्वेशन। इन द रेट इक्वेशन का क्या मतलब है कि हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से कोई कंसर्न नहीं है कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमने मेंशन किए हुए हैं, उससे हमें कंसर्न नहीं है। हमें कंसर्न है कि रेट इक्वेशन में ए के कितने मॉलिक्यूल्स मेंशन हुए हैं जो कि केमिकल चेंज लाने में इन्वॉल्व हैं। तो ये इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिल सकती है, ये इंफॉर्मेशन हमें एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद मिलेगी। तो इसका मतलब है स्टूडेंट्स
कि ए की वैल्यू जो कि रेट लॉ के अंदर मेंशन है वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन की ए वैल्यू के साथ सेम नहीं है, वो डिफरेंट वैल्यू होगी। ये वैल्यू हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन दे रही है और ये जो रेट इक्वेशन में एक्सपोनेंट ए है ये वैल्यू हमें एक्सपेरिमेंट से मिलेगी। एक्सपेरिमेंट जब हम करेंगे तो हमें पता चलेगा कि रिएक्शन किस तरह से हो रहा है, उसका मैकेनिज्म क्या है, रिएक्टेंट ए के कितने मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं केमिकल चेंज लाने में। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है आपको रिएक्शन मैकेनिज्म की इंफॉर्मेशन देता है कि आपका रिएक्शन जो है वो किस तरह से हो रहा है, क्योंकि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन काफ़ी नहीं होती, ठीक है, उससे आपको रिएक्शन मैकेनिज्म कभी भी मालूम नहीं हो सकता। ये बात होगी। अगर मैं एक जर्नलाइज्ड इसकी फॉर्म लिख दूं, ये तो हमारी बुक में मेंशन है ना, ज़्यादा इजी टू अंडरस्टैंड ये होगा कि अगर मैं इस तरह से रेट लॉ को लिख दूं m एंड b इज n, इस तरह से कि अगर इस इक्वेशन के लिए मैं रेट लॉ इस तरह से लिखा है कि a के कंसंट्रेशन के ऊपर जो एक्सपोनेंट m है, ये m एक्सपेरिमेंटली हम डिटरमिन करेंगे कि ए रिएक्टेंट के कितने मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं मैकेनिज्म के अंदर और बी रिएक्टेंट्स के कितने मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं एन के अंदर। तो इसका मतलब है कि m जो है वो a के बराबर नहीं होगा और n जो है वो b के बराबर नहीं होगा। समझ आई? ये आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दी ताकि आपका कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो सके कि ये a जो है ये इस a के इक्वल नहीं है, ठीक है। वो ना हो कि आप रेट इक्वेशन में बैलेंस केमिकल इक्वेशन में से वैल्यूज देखें और पुट करके कह दें दैट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। दूसरी बात स्टूडेंट्स, हमें जो रेट लॉ में ये जो एक्सपोनेंट वैल्यूज हैं दैट इज a इज शोइंग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन with respect to reactant A, ठीक है। यानी रेट इक्वेशन में जो A है वो आपको क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट A, यानी A रिएक्टेंट के कितने मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं केमिकल चेंज लाने में। और इसी तरह से B जो होगा दैट विल इंफॉर्म यू अबाउट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट B, ठीक है। तो फिर हम ओवरऑल ऑर्डर अपने रिएक्शन का किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, ओवरऑल ऑर्डर कैसे फाइंड आउट होगा, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी द सम ऑफ दिस एक्सपोनेंट A प्लस B। तो ये फिर ओवरऑल ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन जो है वो हमें पता चलेगा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमने इस सारी इंफॉर्मेशन से क्या देखा, अगर हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो नोट डाउन कर लें कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है ये एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि आप एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन करते हैं, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन। दूसरी बात ये कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है आपको रिएक्शन मैकेनिज्म उसके बारे में बताती है, ठीक है, अबाउट द रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक है। और तीसरी बात स्टूडेंट्स की ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की जो वैल्यूज हैं वो डिफरेंट होती हैं, वैरायटी होती है, उनकी वैल्यू 0 भी होती है, नेगेटिव भी होती है, पॉजिटिव भी होती है, इवन के फ्रैक्शनल भी होती है। फ्रैक्शनल का क्या मतलब है, पॉइंट्स में वैल्यूज भी आ रही होती हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो लास्ट पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वैल्यू ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 होगी, नेगेटिव होगी, पॉजिटिव होगी या फ्रैक्शनल होगी। इस पॉइंट को लेके हमारा नेक्स्ट लेक्चर है दैट विल बी द टाइप्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। यानी वैल्यूज के लिहाज से हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की कितनी टाइप्स होंगी उनको डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर हम अपना यहाँ पर ख़त्म करते हैं। आज के लेक्चर में हमने बेसिकली स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट क्या था और उसके साथ ही हमने थोड़ा सा रिव्यू देखा कि व्हाट इज़ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिटेल में किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है और किस तरह से ये सिर्फ एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन डाटा से ही आप इसे जान सकते हैं या कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और हम फर्दर इसकी टाइप्स को भी डिस्कस करेंगे, 0 कैसे होगा, पॉजिटिव कैसे होगा, नेगेटिव कब होगा और फ्रैक्शनल कब होगा। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।